नमस्कार दोस्तों, आज की इस शानदार वीडियो में आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपका मन बिना किसी वजह के बेचैन हो जाए? क्या आपने कभी खुद को ये सोचते पकड़ा है कि मैं कभी खुश नहीं हो सकता, या मेरे साथ तो हमेशा बुरा ही होता है? क्या आप जानते हैं, ये सब सिर्फ विचार होते हैं, हकीकत नहीं। अगर इन सवालों ने आपके अंदर कुछ हिला दिया है, तो आज का ये वीडियो खास आपके लिए है। आज हम बात करने जा रहे हैं जोसेफ nguyen की किताब डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक की, एक ऐसी किताब जो हमें हमारी सबसे बड़ी मानसिक गलती दिखाती है। हम अपने हर विचार को सच मान लेते हैं। हमारा मन हर दिन हजारों विचारों से भर जाता है, जिनमें से कई हमारे डर, दुख और सीमित सोच का कारण बनते हैं। लेकिन क्या वो विचार वाकई सच होते हैं? यही सिखाती है यह किताब, बेहद सरल भाषा में, गहराई के साथ और एक ऐसी समझ के साथ जो आपकी सोच और जीवन को पूरी तरह बदल सकती है। इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे एक मानसिक यात्रा पर, जहां आप सीखेंगे कि अपने विचारों को कैसे पहचानें, उनसे खुद को कैसे अलग करें और अपनी असली पहचान, जो विचारों से परे है, उस तक कैसे पहुंचें। वहीं छिपी है असली शांति, सच्ची खुशी और आत्म आज़ादी। तो चलिए इस नई सोच और आत्मज्ञान की ओर पहला कदम उठाते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं कि जो आप सोचते हैं वो हमेशा सच ही हो। चैप्टर 1, सोच का भ्रम, द इल्यूजन ऑफ थॉट, जोसेफ nguyen। इस अध्याय की शुरुआत एक बेहद जरूरी और गहरी बात से करते हैं कि हमारे दुखों, तनाव और मानसिक परेशानियों की जड़ हमारी सोच में नहीं, बल्कि हमारी सोच को सच मानने में है। हम दिन भर में हजारों विचारों से गुजरते हैं, कुछ अच्छे, कुछ बुरे, कुछ बेबुनियाद। लेकिन हम में से अधिकतर लोग ये नहीं समझते कि हर विचार जरूरी नहीं कि सच हो। हम जैसे ही कोई विचार सोचते हैं, उसे पकड़ लेते हैं और उस पर विश्वास कर लेते हैं। यही आदत धीरे धीरे हमारी भावनाओं, निर्णयों और व्यवहार को नियंत्रित करने लगती है। लेखक कहते हैं कि हमारा मन लगातार विचार पैदा करता रहता है, ठीक वैसे ही जैसे दिल धड़कता है या फेफड़े सांस लेते हैं। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन समस्या तब पैदा होती है जब हम यह मान लेते हैं कि हमारे सारे विचार हमारी सच्चाई हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी के मन में यह विचार आए कि मैं किसी लायक नहीं हूं, और वह इस विचार को सच मान लेता है, तो यह उसके आत्मसम्मान को धीरे धीरे खत्म करने लगता है, भले ही वो वास्तव में काबिल ही क्यों न हो। nguyen हमें यह समझाते हैं कि विचार केवल विचार होते हैं, वो सिर्फ दिमाग से उत्पन्न सिग्नल्स हैं, न कि परम सत्य। विचार अपने आप में शक्ति नहीं रखते जब तक हम उन्हें अपनी मान्यता नहीं दे देते। जिस पल हम किसी नकारात्मक सोच को पकड़ते हैं और उस पर यकीन कर लेते हैं, उसी पल वह विचार हमारी मानसिक स्थिति को प्रभावित करना शुरू कर देता है। यहीं से चिंता, आत्मसंदेह और डर की शुरुआत होती है। इस अध्याय में लेखक माइंडफुलनेस का महत्व भी बताते हैं, यानी यह जानना कि क्या सोच आ रही है और उसे बस एक बाहरी पर्यवेक्षक की तरह देखना, बिना उसकी सच्चाई में फंसे। जब हम अपने विचारों को पकड़ना बंद कर देते हैं और उन्हें केवल आने जाने वाले मेहमानों की तरह देखने लगते हैं, तब हम धीरे धीरे अपनी आंतरिक शांति की ओर बढ़ने लगते हैं। अध्याय के अंत में जोसेफ nguyen एक बेहद शक्तिशाली रिमाइंडर देते हैं। हमारा मन हमारा नौकर है, मालिक नहीं। लेकिन आज के समय में ज्यादातर लोग अपने ही विचारों के गुलाम बन चुके हैं। अगर हम यह सीख लें कि हमें हर सोच को सच नहीं मानना है, तो हम अपने जीवन में असली आजादी और शांति का अनुभव कर सकते हैं। चैप्टर 2, पीड़ा की प्रकृति, द नेचर ऑफ सफरिंग। इस अध्याय में लेखक एक बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न उठाते हैं, दुख वास्तव में क्या है? और वह बताते हैं कि अधिकांश लोग इस बात को नहीं समझ पाते कि उनका दुख बाहर से नहीं, उनके भीतर से पैदा होता है। हम ये मानते हैं कि हमारी परेशानियों का कारण कोई इंसान, कोई परिस्थिति या कोई घटना है, लेकिन लेखक का दावा है कि हमारी असली पीड़ा हमारे विचारों का प्रतिरोध करने से आती है। जोसेफ nguyen कहते हैं कि सफरिंग तब पैदा होती है जब हम जो है उसे स्वीकार नहीं करते। उदाहरण के लिए, जब कोई अप्रिय घटना होती है और हम यह सोचने लगते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो वही सोच हमारे अंदर संघर्ष पैदा करती है। यानी दुख घटना से नहीं, हमारे उसके बारे में सोचने के तरीके से आता है। अगर हम उसे वैसे ही स्वीकार कर लें जैसे वह है, तो पीड़ा का जन्म ही नहीं होता। लेखक इसे एक गहरी सच्चाई से जोड़ते हैं कि हमारे विचार और भावनाएं क्षणिक होते हैं, वो आते हैं और चले जाते हैं,
लेकिन जब हम उन्हें रोकने या बदलने की कोशिश करते हैं तभी वो रुक जाते हैं और दर्द का कारण बनते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हम किसी भावना को दबा देंगे तो वह चली जाएगी, लेकिन असल में ऐसा करने से वह और गहरी हो जाती है। इस अध्याय में एक शक्तिशाली विचार यह है कि रेजिस्टेंस क्रिएट्स सफरिंग। जब हम मन के अनुभवों से लड़ना बंद कर देते हैं, उन्हें बस आने और जाने देते हैं, तब हम दुख से बाहर आना शुरू करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर हम डर को महसूस होने दें बिना उसे हटाने या बदलने की कोशिश किए, तो वह धीरे धीरे हल्का होने लगता है। जोसेफ nguyen एक ब्यूटीफुल एनालॉजी देते हैं। सोचो कि आपके जीवन में दुख उस वक्त तक मौजूद रहता है जब तक आप उसके साथ संघर्ष करते हैं। जब आप लड़ना बंद कर देते हैं, वह खुद ही शांत हो जाता है। ये समझना हमारे लिए क्रांतिकारी हो सकता है, क्योंकि हम में से अधिकतर लोग अपने विचारों और भावनाओं से या तो लड़ते हैं या उन्हें नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। अध्याय का सार यह है, दुख हमारे अनुभवों से नहीं, बल्कि अनुभवों को स्वीकार न करने से आता है। जब हम अपने अंदर होने वाली हर भावना, हर विचार को खुलकर स्वीकार करना सीख जाते हैं, बिना उसे अच्छा बुरा बताए, तब हम वास्तविक मानसिक स्वतंत्रता की ओर कदम बढ़ाते हैं। अध्याय 3, आप अपने विचार नहीं हैं, यू आर नॉट योर थॉट्स। जोसेफ nguyen इस अध्याय में एक ऐसी सच्चाई बताते हैं जो सुनने में साधारण लगती है, लेकिन जब कोई व्यक्ति इसे सच में समझ लेता है तो उसका पूरा जीवन बदल सकता है। वह कहते हैं कि हम जो सोचते हैं हम वही नहीं हैं, लेकिन समस्या यह है कि हम खुद को अपने विचारों से पूरी तरह जोड़ लेते हैं, और यही हमारी असली परेशानी की जड़ है। हर इंसान के मन में तरह तरह के विचार आते हैं। मैं अच्छा नहीं हूं, मुझे कोई पसंद नहीं करता, मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा, मुझे डर लग रहा है, वगैरह। लेकिन लेखक पूछते हैं, क्या ये विचार वास्तव में आपको परिभाषित करते हैं? और उनका उत्तर है, बिल्कुल नहीं। वे समझाते हैं कि जैसे बादल आसमान में आते जाते हैं, वैसे ही विचार भी हमारे मन में आते जाते हैं। लेकिन हम आसमान हैं, बादल नहीं। हम वो स्थिर चेतना है जो इन विचारों को देख रही है, महसूस कर रही है, लेकिन उनका हिस्सा नहीं है। हमारी असली पहचान उन विचारों से कहीं ज्यादा गहरी और स्थायी है। nguyen इस बात पर जोर देते हैं कि सोचने की शक्ति हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है, लेकिन तभी जब हम उसे ठीक से समझें और उससे चिपके नहीं रहें। अगर कोई विचार बार बार आपके मन में आता है और आप उसे सच मानकर अपने आप को जज करने लगते हैं, तो आप अपनी अवेयरनेस को उस झूठ में डुबो रहे हैं। लेकिन अगर आप अपने विचारों को केवल देखना सीख जाएं, बिना उन्हें पकड़े या उन्हें सही गलत बताए, तब आप अपने असली आत्म के करीब पहुंचने लगते हैं। इस अध्याय में लेखक माइंडफुलनेस और सेल्फ इंक्वायरी की भी बात करते हैं। वे कहते हैं कि हर बार जब कोई विचार आपके मन में आता है तो खुद से यह सवाल पूछें, क्या यह सच है? और क्या मैं इस सोच के बिना भी खुश रह सकता हूं? यह सवाल आपको उस विचार से अलग करने में मदद करता है और आपको अपने अंदर की शांति और आज़ादी का अनुभव कराता है। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यह है कि आप सोचते हैं, इसका मतलब यह नहीं कि वह सोच आपकी सच्चाई है। आप उससे अलग हैं। आप वह साक्षी हैं जो देखता है, महसूस करता है, लेकिन किसी भी सोच से बंधा नहीं होता। और जब यह समझ दिल से उतर जाती है, तब जीवन के प्रति नजरिया पूरी तरह बदल जाता है। अध्याय 4, नकारात्मक सोच की जड़, द रूट ऑफ नेगेटिव थिंकिंग। इस अध्याय में जोसेफ nguyen हमें यह समझाने की कोशिश करते हैं कि नकारात्मक सोच केवल हमारे दिमाग में आने वाली यादें या विचार नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरी मानसिक आदतें और विश्वास होते हैं जो हमारे आत्म संस्कार और जीवन के दृष्टिकोण को प्रभावित करते हैं। यह अध्याय हमारे उन गहरे डर और आत्मसंदेह की ओर इशारा करता है जिनकी वजह से हम अक्सर नकारात्मक सोच को बढ़ावा देते हैं। nguyen बताते हैं कि हमारी नकारात्मक सोच की जड़ में सेल्फ डाउट या खुद पर विश्वास की कमी है। जब हम खुद को किसी कार्य के लिए सक्षम नहीं मानते, तो हमारी सोच नकारात्मक रूप में बदल जाती है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी नए प्रोजेक्ट या काम में असफल हो जाते हैं, तो यह विचार आता है, मैं कभी सफल नहीं हो सकता, मैं इसके लायक नहीं हूं। और यहीं से वह नकारात्मक सोच शुरू होती है जो हमें खुद से और अपने लक्ष्यों से दूर कर देती है। लेखक इसे एक चक्र के रूप में समझाते हैं। सेल्फ डाउट की वजह से हम अपने लक्ष्यों में पूरी तरह से विश्वास नहीं कर पाते, और इसका परिणाम यह होता है
कि हम उन्हीं नकारात्मक विचारों को बार बार दोहराते रहते हैं। यही विचार हमारे व्यवहार और कार्यों को प्रभावित करते हैं और अंततः हम वही करते हैं जो हमें लगता है कि हम कर सकते हैं, जो अक्सर बहुत कम या कुछ नहीं होता। इस प्रक्रिया को गुयन द नेगेटिव थॉट साइकिल कहते हैं, जिसमें खुद पर संदेह और डर को बढ़ाने का काम हमारी नकारात्मक सोच करती है और यह चक्र खुद को ही दोहराता रहता है। गोयन हमें यह भी बताते हैं कि नकारात्मक सोच केवल मानसिक आदतों का परिणाम है और अगर हम इन आदतों को पहचानने और बदलने की कोशिश करें तो हम इस चक्र से बाहर निकल सकते हैं। वह कहते हैं कि नकारात्मक विचारों का उद्देश्य केवल डर और चिंता फैलाना है और यही डर हमें हमारे असली पोटेंशियल से दूर कर देता है। जब हम यह समझते हैं कि ये विचार केवल विचार हैं जो आते जाते रहते हैं, तब हम उन्हें अपने ऊपर हावी होने से रोक सकते हैं। इस अध्याय में जोसेफ गुयन एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण पेश करते हैं। आपका दिमाग आपके खिलाफ नहीं है, लेकिन उसे सही दिशा में चलाने के लिए आपको इसे सही तरीके से प्रशिक्षित करना होगा। यह विचार एक तरह से हमारे आत्म-संवाद की दिशा बदलने की शुरुआत है। अगर हम अपनी नकारात्मक सोच से बाहर आना चाहते हैं, तो हमें उन विचारों को पहचानना होगा जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं और उन्हें बदलने की कोशिश करनी होगी। किसी सकारात्मक आदत को विकसित करने का तरीका भी इस अध्याय में समझाया गया है। जब हम अपने विचारों को सकारात्मकता की दिशा में मोड़ने की कोशिश करते हैं, तो धीरे धीरे हमें अपने अंदर एक नई मानसिकता का अनुभव होने लगता है। जब हम ग्रैटिट्यूड, आभार या एफर्मेशंस, सकारात्मक विचारों को अपने जीवन में लाते हैं, तो यह हमारे मानसिक दृष्टिकोण को बदल देता है और नकारात्मक सोच को धीरे धीरे खत्म कर देता है। अंत में जोसेफ गुयन यह बताते हैं कि नकारात्मक सोच को रोकने का सबसे अच्छा तरीका है साक्षी बनना। जब हम अपने विचारों को केवल देखना शुरू करते हैं, बिना उन पर प्रतिक्रिया किए, तब हम उनके प्रभाव से मुक्त हो जाते हैं। हमें यह समझना होगा कि जो विचार आ रहे हैं, वे हमारे असली स्वभाव का हिस्सा नहीं हैं। हम विचारों से कहीं ज्यादा हैं। हम आत्मा हैं, हम चेतना हैं और हमारी असली पहचान नकारात्मक सोच से कहीं परे है। अध्याय 5, वर्तमान क्षण की शक्ति, द पावर ऑफ प्रेजेंट मोमेंट, जोसेफ गुयन। इस अध्याय में हमें एक बेहद महत्वपूर्ण और शक्तिशाली विचार से परिचित कराते हैं। वर्तमान क्षण ही सबसे शक्तिशाली समय है जो हमारे पास है। इस अध्याय के माध्यम से वह यह बताने की कोशिश करते हैं कि मानसिक शांति और खुशहाली का राज सिर्फ और सिर्फ वर्तमान में जीने में छुपा है। गुयन इस बात पर जोर देते हैं कि हम अक्सर अपने विचारों में खोकर या भविष्य की चिंता करके वर्तमान क्षण को गवा देते हैं। हम अपने रोजमर्रा के जीवन में इतने व्यस्त होते हैं कि हमें यह एहसास ही नहीं होता कि हम किस पल में जी रहे हैं। अगर हम खुद से पूछें कि क्या मैं इस क्षण में पूरी तरह से उपस्थित हूं, तो हमें इसका जवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि हम अपने दिमाग में कभी अतीत को याद करते हैं, कभी भविष्य की चिंता करते हैं और कभी अपने विचारों के साथ उलझे रहते हैं। लेखक बताते हैं कि यह मानसिक स्थिति डिस्ट्रैक्शन की वजह से होती है और यह हमें वास्तविकता से जोड़ने में असमर्थ बनाती है। हम सोचते हैं कि हम भविष्य में कुछ हासिल कर लेंगे या अतीत में कुछ बदल जाता तो जीवन बेहतर होता, लेकिन जो हम भूल जाते हैं वह यह है कि हमारा असली जीवन अभी है, इसी पल में। अगर हम इस क्षण को छोड़ देंगे तो हम कभी भी वास्तविक जीवन को महसूस नहीं कर पाएंगे। यही कारण है कि हम अक्सर मानसिक तनाव, चिंता और अवसाद का सामना करते हैं। हम हर वक्त कुछ और सोचने में लगे रहते हैं और वर्तमान को नजरअंदाज करते हैं। जोसेफ गुयन इस बात पर जोर देते हैं कि वर्तमान क्षण को पूरी तरह से महसूस करना और स्वीकार करना ही मानसिक शांति का मूल है। जब हम अपने विचारों और भावनाओं को केवल एक दूसरे व्यक्ति की तरह देखें और उन पर किसी प्रकार की प्रतिक्रिया न दें, तो हम मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ही हम अपने विचारों से खुद को अलग कर लेते हैं और सिर्फ यह पल महसूस करते हैं, तो हम स्वाभाविक रूप से अधिक संतुलित और शांत महसूस करने लगते हैं। लेखक माइंडफुलनेस की एक तकनीक भी साझा करते हैं जिसे साक्षी भाव कहते हैं। इसका मतलब है कि हम खुद को इस समय के अनुभव में पूरी तरह से समाहित कर लें, न कि किसी और स्थान या स्थिति में। जब हम इस तरह से अपने अनुभवों को सिर्फ महसूस करते हैं, बिना उन्हें किसी लेबल या निर्णय के, तो यह हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से अधिक स्वतंत्र और शांति महसूस कराता है। गुयन यह भी बताते हैं
कि हमारे भीतर जो सबसे बड़ी शक्ति है वह है वर्तमान क्षण में खुद को पूरी तरह से महसूस करना। जब हम हर अनुभव को पूरी तरह से जीते हैं तो हमें जीवन की सरलता और सच्चाई का एहसास होता है। हमारे पास जो कुछ भी है वह यही पल है, न तो अतीत और न ही भविष्य। और जब हम इस पल में पूरी तरह से मौजूद होते हैं तो हमारा जीवन अधिक संतुष्ट और आनंदित होता है। अंत में लेखक एक प्रेरक विचार प्रस्तुत करते हैं। आपका जीवन वही है जो आप इस पल में सोचते और महसूस करते हैं। अगर हम वर्तमान समय में पूरा ध्यान लगाकर जीते हैं तो हम न केवल अपने मानसिक तनाव को कम कर सकते हैं बल्कि हम अपने जीवन में अधिक खुशी और शांति पा सकते हैं। अध्याय 6, नियंत्रण की आवश्यकता को छोड़ना, लेटिंग गो ऑफ द नीड फॉर कंट्रोल। जोसेफ nguyen इस अध्याय में हमें एक गहरी और महत्वपूर्ण सच्चाई से परिचित कराते हैं। हम अपनी जिंदगी के हर पहलू को नियंत्रित नहीं कर सकते। मनुष्य का स्वभाव है कि वह हमेशा अपनी परिस्थितियों, लोगों और घटनाओं को नियंत्रित करने की कोशिश करता है, लेकिन लेखक का कहना है कि यह नियंत्रण की कोशिश न केवल हमें तनाव देती है बल्कि हमें मानसिक शांति से भी दूर कर देती है। nguyen बताते हैं कि हम हमेशा अपनी जिंदगी को सही दिशा में मोड़ने की कोशिश करते रहते हैं। हम सोचते हैं कि अगर मैं यह करूंगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, या अगर मेरे पास यह होगा तो मेरी जिंदगी बेहतर होगी। यह सोच हमें कंट्रोल के भ्रम में डाल देती है और हम यह भूल जाते हैं कि कई चीजें ऐसी हैं जिन्हें हम कभी भी पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर सकते। हम दूसरों के विचारों, अपने भविष्य या दूसरों के व्यवहार को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हम इसे लेकर परेशान रहते हैं। लेखक इस विचार को उदाहरणों के माध्यम से और भी स्पष्ट करते हैं। जैसे हम कभी कभी यह सोचते हैं कि अगर हमारे जीवन में एक खास चीज होती, जैसे एक अच्छा करियर, एक अच्छा साथी या बहुत पैसा, तो सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन वास्तविकता यह है कि हम जितना ज्यादा नियंत्रण की कोशिश करेंगे उतना ही अधिक हम चिंता और असंतोष का सामना करेंगे। कंट्रोल की कोशिश हमें केवल तनाव और मानसिक बोझ देती है, क्योंकि हम यह नहीं समझ पाते कि जीवन में हमेशा कुछ न कुछ ऐसा होता है जिसे हम नहीं बदल सकते। जोसेफ nguyen हमें यह सिखाते हैं कि कंट्रोल छोड़ने का मतलब यह नहीं है कि हम अपनी जिंदगी की दिशा को छोड़ देते हैं, बल्कि इसका मतलब यह है कि हम उन चीजों से राहत पा सकते हैं जिन्हें हम नियंत्रित नहीं कर सकते। जब हम यह समझते हैं कि जो घटित हो रहा है वह हमारे नियंत्रण से बाहर है तो हम मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। यह एक तरह से अपने विचारों और परिस्थितियों को स्वीकार करने का अभ्यास है, बजाय इसके कि हम उनके खिलाफ संघर्ष करते रहें। इस अध्याय में लेखक लेटिंग गो के महत्व पर जोर देते हैं। इसका मतलब यह है कि हमें उन चीजों को छोड़ देना चाहिए जो हमें मानसिक रूप से बांध रही हैं। जैसे कि यदि कोई व्यक्ति हमें परेशान कर रहा है तो हमें उसे बदलने या नियंत्रण करने की कोशिश करने की बजाय उस व्यक्ति के साथ शांति से रहने का तरीका ढूंढना चाहिए। अगर हम नियंत्रण के स्थान पर स्वीकार्यता को अपनाते हैं तो हम अपनी मानसिक स्थिति को शांत और संतुलित बना सकते हैं। nguyen के अनुसार लेटिंग गो का अभ्यास करने से हमारी आंतरिक स्वतंत्रता और शांति में वृद्धि होती है। जब हम अपने जीवन को नियंत्रण के बजाय स्वीकृति के साथ जीते हैं तो हम खुद को और अपनी परिस्थितियों को बिना किसी दबाव या तनाव के स्वीकार करते हैं। यह हमें अधिक सहज, खुशहाल और शांत जीवन जीने में मदद करता है। लेखक यह भी कहते हैं कि जब हम अपने जीवन में नियंत्रित और पूरी तरह से आदर्श परिणामों की उम्मीद छोड़ देते हैं तो हम अधिक सच्चे और प्रामाणिक रूप से जी सकते हैं। अंत में जोसेफ nguyen एक प्रेरक वाक्य साझा करते हैं, जितना आप नियंत्रण छोड़ेंगे उतना ही आप जीवन को वैसे ही देख पाएंगे जैसा वह है, बिना किसी अवरोध के। जब हम नियंत्रण की निरंतरता को छोड़ते हैं और चीजों को जैसे हैं वैसे स्वीकार करते हैं तो हम मानसिक शांति, आंतरिक संतुलन और वास्तविक खुशी की ओर बढ़ने लगते हैं। अध्याय 7, डर की माया, द इल्यूजन ऑफ फियर। जोसेफ nguyen इस अध्याय में हमें यह समझाने की कोशिश करते हैं कि डर एक भ्रम है जो केवल हमारे विचारों में मौजूद होता है। हम अक्सर अपने जीवन में डर महसूस करते हैं, चाहे वह किसी नए अनुभव का हो, असफलता का हो या भविष्य की अनिश्चितताओं का हो। लेकिन क्या यह डर वास्तविक है या यह सिर्फ हमारे दिमाग में उत्पन्न एक मानसिक स्थिति है? nguyen बताते हैं कि डर वास्तविकता नहीं है,
बल्कि एक मानसिक प्रतिक्रिया है जो हमारे विचारों और आंतरिक संवाद से उत्पन्न होती है। हम जिस चीज से डरते हैं वह अक्सर भविष्य के बारे में हमारी कल्पनाएं होती हैं, न कि वर्तमान का वास्तविक अनुभव। उदाहरण के लिए, किसी नए अवसर या चुनौती का सामना करते वक्त हम यह सोचने लगते हैं कि क्या होगा अगर मैं असफल हो गया, या अगर लोग मुझे नापसंद करें। लेकिन वास्तविकता यह है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है और हम केवल अपनी कल्पनाओं में खो जाते हैं। इस अध्याय में जोसेफ nguyen हमें यह समझाने की कोशिश करते हैं कि डर का सामना करना सबसे बड़ी ताकत है। जब हम डर का सामना करते हैं तो हम उसकी शक्ति से बाहर निकलते हैं और हम अपने अंदर की शक्ति को महसूस करते हैं। जैसे ही हम डर को अपने जीवन का हिस्सा मानने लगते हैं, हम उसे पहचान सकते हैं और उसे अपने खिलाफ इस्तेमाल करने की बजाय उसे एक अवसर की तरह देख सकते हैं। डर को हराने का सबसे प्रभावी तरीका है उससे आगे बढ़ना और उसे एक चुनौती के रूप में देखना। nguyen इस बात पर जोर देते हैं कि सच्चा साहस डर को महसूस करने के बावजूद उस दिशा में कदम बढ़ाना है जो हमारे लिए अनजान और असुविधाजनक हो। जब हम डर से भागने की बजाय उससे सामना करते हैं तो हम उस डर को न केवल पराजित करते हैं बल्कि हम अपनी खुद की क्षमता का भी एहसास करते हैं। अंत में लेखक एक महत्वपूर्ण संदेश देते हैं। डर को अपने जीवन का हिस्सा स्वीकार करें, लेकिन उसे नियंत्रित न होने दें। जब हम डर को अपना मित्र बना लेते हैं तो हम उसे अपने विकास की दिशा में एक सहायक उपकरण के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। डर की माया केवल तब तक अस्तित्व में रहती है जब तक हम उससे नहीं भिड़ते। जब हम उसका सामना करते हैं तब वह हमारी ताकत बन जाता है। इस अध्याय की सार यह है कि डर एक भ्रम है और उसका सामना करने से हम अपनी पूरी क्षमता को पहचान सकते हैं। डर से भागने की बजाय जब हम उसे स्वीकार करते हैं और आगे बढ़ते हैं तो हम अपने जीवन में और भी बड़ी सफलताएं प्राप्त कर सकते हैं। अध्याय 8, परिवर्तन को अपनाना, एम्ब्रेसिंग चेंज। जोसेफ nguyen इस अध्याय में यह महत्वपूर्ण संदेश देते हैं कि परिवर्तन जीवन का हिस्सा है और उसे अपनाना हमारी मानसिक और भावनात्मक भलाई के लिए आवश्यक है। हम सभी जीवन में किसी न किसी समय बदलाव से गुजरते हैं, चाहे वह व्यक्तिगत जीवन में हो, करियर में हो या हमारी मानसिकता में हो। लेकिन अक्सर हम बदलाव से डरते हैं या उसे नकारते हैं क्योंकि हमें अनिश्चितता और असुरक्षा का सामना करना पड़ता है। nguyen बताते हैं कि परिवर्तन कभी भी आसान नहीं होता, खासकर जब हमें अपनी वर्तमान स्थिति से बाहर निकलने की आवश्यकता होती है। लोग आमतौर पर अपनी वर्तमान परिस्थितियों में सुरक्षित महसूस करते हैं और यही कारण है कि वे बदलाव से डरते हैं। लेकिन जो हम भूल जाते हैं वह यह है कि हमेशा स्थिरता नहीं रहती। जीवन में बदलाव अनिवार्य है। जैसे मौसम बदलते हैं वैसे ही जीवन में परिस्थितियां भी बदलती रहती हैं। जो एक समय हमें अच्छा लगता था वही कुछ समय बाद हमें असंतोषजनक लगने लगता है। यही बदलाव है और हमें इसे स्वीकार करना चाहिए। लेखक का कहना है कि परिवर्तन का डर केवल हमारी मानसिकता का परिणाम है। जब हम किसी नई स्थिति में होते हैं तो हमारा दिमाग हमें यह समझाने की कोशिश करता है कि हम असुरक्षित हैं। लेकिन अगर हम इस डर को नज़रअंदाज करते हैं और बदलाव को सकारात्मक रूप से अपनाते हैं तो यह हमारी मानसिक और भावनात्मक स्थिति को बेहतर बना सकता है। जब हम बदलाव को अपनाते हैं तो हम अपने भीतर के असली सामर्थ्य को पहचान पाते हैं। जोसेफ nguyen हमें यह समझाते हैं कि परिवर्तन के साथ साथ आने वाली अनिश्चितता को भी स्वीकार करना होगा। अगर हम हर समय भविष्य की अनिश्चितता से डरते रहेंगे तो हम कभी भी खुद को आगे नहीं बढ़ने देंगे। वास्तव में जीवन में जो सबसे अधिक मजेदार और रोमांचक होता है वह अक्सर उन अनिश्चितताओं में छिपा होता है जिन्हें हम पहले नज़रअंदाज करते हैं। यही कारण है कि हमें इन बदलावों को साहस के साथ अपनाना चाहिए, क्योंकि ये हमें नए अवसरों और अनुभवों से परिचित कराते हैं। nguyen इस बात पर जोर देते हैं कि परिवर्तन केवल बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि हमारी मानसिकता में भी होता है। जब हम अपनी सोच और दृष्टिकोण को बदलते हैं तो हम अपनी वास्तविक शक्ति को महसूस करते हैं। हमें यह समझना होगा कि हमारे अंदर वह शक्ति है जो किसी भी बदलाव का सामना कर सकती है। यह परिवर्तन केवल हमारे जीवन के बाहर से नहीं बल्कि हमारे भीतर से आना चाहिए। जब हम अपनी आंतरिक सोच और मानसिकता को सकारात्मक और लचीला बनाते हैं तो बाहरी बदलाव हमें प्रभावित नहीं कर पाते। लेखक यह भी बताते हैं
कि परिवर्तन से बचने की कोशिश करने से हम अपनी पूरी क्षमता को अवरुद्ध कर देते हैं। अगर हम हर समय स्थिरता और सुरक्षा की तलाश करते रहते हैं तो हम कभी भी अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकते। परिवर्तन, हालांकि कठिन लगता है, हमें वह आवश्यक अनुभव और सीख देता है जो हमें आगे बढ़ने के लिए चाहिए। इस अध्याय में जोसेफ nguyen हमें एक प्रेरक विचार प्रस्तुत करते हैं। परिवर्तन सिर्फ एक चुनौती नहीं है, यह हमारे जीवन के अगले स्तर पर जाने का एक अवसर है। जब हम परिवर्तन को एक अवसर के रूप में देखते हैं तो हम उस स्थिति से बाहर निकलने की क्षमता को पहचान सकते हैं और नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। अंत में nguyen यह भी कहते हैं कि परिवर्तन को अपनाने का मतलब यह नहीं है कि हम पूरी तरह से आराम क्षेत्र से बाहर हो जाएं, बल्कि इसका मतलब है कि हम उस असुविधा को स्वीकार करें और उसे एक नए अवसर के रूप में देखें। जब हम बदलाव को खुलकर अपनाते हैं तो हम अपने अंदर की नई शक्तियों और क्षमताओं को पहचानते हैं जो हमें जीवन के नए आयामों तक ले जाती हैं। अध्याय 9, विरक्तता की कला, द आर्ट ऑफ डिटैचमेंट, जोसेफ nguyen इस अध्याय में एक महत्वपूर्ण मानसिकता को समझाते हैं जिसे वह विरक्तता, डिटैचमेंट कहते हैं। यह एक ऐसी मानसिक स्थिति है जहां हम अपनी भावनाओं, विचारों और बाहरी परिस्थितियों से खुद को पूरी तरह से अलग कर लेते हैं ताकि हम अपने आंतरिक शांति और संतुलन को बनाए रख सकें। nguyen का मानना है कि विरक्तता का अभ्यास हमें अधिक मानसिक स्वतंत्रता और शांति देता है, जिससे हम अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों और तनावों से बेहतर तरीके से निपट सकते हैं। लेखक इस विचार को इस तरह से प्रस्तुत करते हैं, हम अपने जीवन में इतनी चीजों से जुड़े रहते हैं, अपने विचारों, अपने रिश्तों, अपनी संपत्ति, अपनी पहचान और अपने बाहरी दुनिया से, कि यह कभी-कभी हमें मानसिक रूप से भारी और उलझा हुआ महसूस कराता है। जब हम इन चीजों से अत्यधिक जुड़े रहते हैं तो हम अपनी मानसिक स्वतंत्रता खो देते हैं। विरक्तता का मतलब यह नहीं है कि हम जीवन को नकारते हैं या हमसे जुड़ी चीजों से भागते हैं, बल्कि इसका मतलब है कि हम इन चीजों से खुद को इतना अधिक न जोड़ें कि वे हमारी शांति और मानसिक स्थिति को प्रभावित करने लगे। nguyen हमें यह समझाने की कोशिश करते हैं कि विरक्तता का अभ्यास करने से हम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान सकते हैं। जब हम किसी चीज या स्थिति से अत्यधिक जुड़ते हैं तो हम अपनी भावनाओं और विचारों से बंध जाते हैं और यही बंधन हमें मानसिक तनाव और असंतोष का अनुभव कराता है। लेकिन जब हम खुद को इससे अलग कर लेते हैं और अपने विचारों को न देखकर उन्हें केवल एक तटस्थ पर्यवेक्षक की तरह देखते हैं तो हम मानसिक रूप से स्वतंत्र हो जाते हैं। इस अध्याय में जोसेफ nguyen विरक्तता के लाभों के बारे में विस्तार से बताते हैं। वह बताते हैं कि यह मानसिक स्थिति हमें स्वतंत्रता, शांति और संतुलन प्रदान करती है। जब हम अपने विचारों और भावनाओं से जुड़े नहीं रहते तो हम उन्हें नियंत्रित नहीं करते, बल्कि उन्हें बस एक प्रक्रिया के रूप में अनुभव करते हैं। इससे हमें चिंता, डर और तनाव से मुक्ति मिलती है। उदाहरण के लिए, अगर हम किसी रिश्ते में अत्यधिक जुड़े होते हैं और उस रिश्ते में कोई समस्या आती है तो हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन अगर हम उस रिश्ते को एक स्वस्थ दूरी से देखते हैं और उसे तटस्थ रूप से स्वीकार करते हैं तो हमें उस रिश्ते की समस्याओं का सामना करने की अधिक क्षमता मिलती है। nguyen यह भी बताते हैं कि विरक्तता का मतलब यह नहीं है कि हम भावनाहीन या बेपरवाह हो जाते हैं, बल्कि इसका मतलब है कि हम अपने आप को किसी भी चीज से इतना बंधे हुए नहीं महसूस करते कि वह हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को प्रभावित करे। यह हमें अपनी पहचान और अपने संबंधों को किसी बाहरी तत्व से अलग करके सिर्फ खुद को समझने की प्रक्रिया में मदद करता है। लेखक के अनुसार विरक्तता हमें वास्तविकता को बिना किसी हद से देखने की अनुमति देती है। जब हम अपने विचारों, भावनाओं और रिश्तों से स्वतंत्र हो जाते हैं तो हम अपने जीवन के प्रत्येक अनुभव को एक अलग दृष्टिकोण से देख सकते हैं और उसे बिना किसी बाहरी प्रभाव के महसूस कर सकते हैं। हम अपने जीवन के प्रत्येक पहलू को वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे वह है, बिना किसी जजमेंट या अपेक्षा के। जोसेफ nguyen एक महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत करते हैं। जब हम किसी चीज से खुद को अत्यधिक जुड़ा हुआ महसूस करते हैं तो वह चीज हमें नियंत्रण करती है। विरक्तता का अभ्यास करने से हम उन चीजों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं जो हमें मानसिक रूप से नियंत्रित करती हैं। इस प्रक्रिया में हम न केवल अपनी मानसिक स्थिति को बेहतर बनाते हैं, बल्कि हम अपनी आत्म प्रकृति को भी पहचानते हैं। अंत में nguyen हमें यह संदेश देते हैं कि विरक्तता का अभ्यास करने से
हम अपने जीवन में और अधिक शांति और संतुलन ला सकते हैं। यह हमें सिखाता है कि किसी भी चीज से अत्यधिक जुड़ाव हमें मानसिक रूप से दबा सकता है और हमें इसे स्वीकार करके अपनी आंतरिक शक्ति को पुनः प्राप्त करना चाहिए। जब हम अपनी परिस्थितियों से स्वतंत्र हो जाते हैं तो हम जीवन के हर पल को अधिक शांति और संतुलन के साथ जी सकते हैं। अध्याय 10, आत्म साक्षात्कार की शक्ति, द पावर ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। जोसेफ nguyen इस अध्याय में आत्म साक्षात्कार, सेल्फ अवेयरनेस की अत्यधिक महत्वपूर्ण शक्ति पर चर्चा करते हैं, जिसे वह जीवन में सफलता और मानसिक शांति प्राप्त करने का सबसे बड़ा उपकरण मानते हैं। आत्म साक्षात्कार का मतलब सिर्फ खुद को समझना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि हम कौन हैं, हमारे विचार कैसे काम करते हैं और हम किन मानसिक बाधाओं के कारण खुद को सीमित महसूस करते हैं। nguyen के अनुसार आत्म साक्षात्कार के बिना हम अपने जीवन में बिना किसी दिशा के चलते रहते हैं। जब हम खुद को सही तरीके से समझने में सक्षम होते हैं तो हम अपनी कमजोरियों और ताकतों को जान पाते हैं और यही हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने में मदद करता है। लेखक का मानना है कि आत्म साक्षात्कार की शक्ति से हम न केवल अपने बारे में गहरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि अपने निर्णयों, विचारों और भावनाओं पर भी नियंत्रण पा सकते हैं। इस अध्याय में जोसेफ nguyen हमें यह समझाते हैं कि आत्म साक्षात्कार के बिना हम अपने जीवन को बाहरी परिस्थितियों और अन्य लोगों की प्रतिक्रियाओं के आधार पर जीते हैं। जब हम अपनी आंतरिक दुनिया को नहीं समझते तो हम अक्सर अपनी भावनाओं और विचारों से प्रभावित होते रहते हैं, जिससे हमारा मानसिक और भावनात्मक संतुलन टूट जाता है। लेकिन जब हम खुद को समझने की कोशिश करते हैं तो हम इन बाहरी प्रभावों से मुक्त हो जाते हैं और अपनी मानसिक स्थिति को नियंत्रित कर पाते हैं। nguyen बताते हैं कि आत्म साक्षात्कार का पहला कदम है अपनी सोच और भावनाओं के प्रति जागरूक होना। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि हमारे दिमाग में जो विचार आते हैं वे केवल विचार होते हैं और हमें उन्हें अपने जीवन का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए। अक्सर हम अपने विचारों और भावनाओं को अपनी पहचान के रूप में मान लेते हैं, लेकिन लेखक का कहना है कि हमारे विचार और भावनाएं हमारे वास्तविक अस्तित्व का प्रतिनिधित्व नहीं करते। जब हम अपने विचारों से अलग हो जाते हैं और उन्हें केवल एक प्रक्रिया के रूप में देखते हैं तो हम अपनी आंतरिक शांति को प्राप्त कर सकते हैं। आत्म साक्षात्कार का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हम अपने निर्णयों और क्रियाओं के लिए पूरी जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं। जब हम अपने भीतर की सोच और भावना से पूरी तरह परिचित होते हैं तो हम यह समझ पाते हैं कि हमारे जीवन के हर पहलू की जिम्मेदारी हम पर होती है। हम यह महसूस करते हैं कि न तो हमारे विचार और न ही बाहरी परिस्थितियां हमें प्रभावित करती हैं, बल्कि हमारी अपनी प्रतिक्रियाएं और निर्णय ही हमारी जीवन की दिशा तय करते हैं। जोसेफ nguyen इस बात पर जोर देते हैं कि आत्म साक्षात्कार हमें एक स्पष्ट दृष्टिकोण और आंतरिक शांति प्रदान करता है। जब हम अपनी कमजोरियों, दोषों और सोच के पैटर्न को पहचानते हैं तो हम उन्हें सुधारने और बेहतर बनाने का अवसर प्राप्त करते हैं। इसके साथ ही आत्म साक्षात्कार हमें अपनी ताकतों और क्षमताओं को भी पहचानने में मदद करता है, जिससे हम आत्मविश्वास और सशक्त महसूस करते हैं। लेखक हमें यह भी बताते हैं कि आत्म साक्षात्कार का अभ्यास हमें जीवन में अधिक उद्देश्य और स्पष्टता प्रदान करता है। जब हम अपने आंतरिक विचारों और भावनाओं के प्रति जागरूक होते हैं तो हम अपने जीवन में जो कुछ भी कर रहे होते हैं उसे एक बड़े उद्देश्य से जोड़ पाते हैं। यह हमें अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध बनाए रखता है और हमें अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानने में मदद करता है। अंत में nguyen हमें यह संदेश देते हैं कि आत्म साक्षात्कार जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि यह हमें खुद को बदलने और अपनी पूरी क्षमता का अनुभव करने का अवसर देता है। जब हम अपने भीतर के वास्तविक स्वरूप को पहचानते हैं और अपनी मानसिकता को सही दिशा में बदलते हैं तो हम न केवल अपने जीवन को बदल सकते हैं, बल्कि हम अपने आसपास की दुनिया पर भी सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। इस अध्याय का सार यह है कि आत्म साक्षात्कार हमें अपने जीवन की दिशा को समझने और उसे बेहतर बनाने का अवसर देता है। यह हमें हमारे विचारों और भावनाओं से ऊपर उठने की शक्ति प्रदान करता है और हमें अपनी वास्तविक पहचान को पहचानने में मदद करता है। आत्म साक्षात्कार का अभ्यास करने से हम मानसिक शांति, आत्मविश्वास और जीवन में उद्देश्य पा सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि हमारे दिमाग में जो विचार आते हैं वो हमेशा हमारी वास्तविकता नहीं होते। अगर हम उन्हें समझकर सही तरीके से देखें तो हम अपनी जिंदगी में बदलाव ला सकते हैं। इस किताब ने हमें यह सिखाया
कि हमारे विचारों का असर हमारी दुनिया पर बहुत ज्यादा होता है, और अगर हम उन्हें सही दिशा दें तो हम खुद को और अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब समय है। आपका एक सब्सक्राइब हमें और भी शानदार वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करेगा। आपके विचार और सवाल हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं, तो कमेंट बॉक्स में अपने दिल की बात जरूर शेयर करें। हम जल्द ही उस पर बात करेंगे। याद रखिए, आपकी सोच ही आपका रास्ता तय करती है, और यह वही सोच है जो आपको सफलता तक पहुंचाती है। तो चलिए, अगली बार एक नई किताब और एक नए विचार के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अपने विचारों पर ध्यान दें और खुद को बेहतर बनाएं। धन्यवाद।